हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर्स यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है साइंस की जो कक्षा 7 की किताब है उसके 11 चैप्टर पौधों में जनन इसकी स्टडी करेंगे, जो कि SCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन इसके बारे में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। माता पिता मीन्स जनक से संतति का जन्म जनन कहलाता है। इस क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। क्या आप जानते हैं पौधों में जनन कैसे होता है? पौधों में जनन जो है विभिन्न विधियों के द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने पौधे के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्यों के बारे में पढ़ा। अधिकांश पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती से बना होता है। ये पौधों के कायिक अंग कहलाते हैं। एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलते हैं। ये पौधों के जनन अंग कहलाते हैं। इन्हीं फूलों से फल और बीज बनते हैं, जिनसे अगली पीढ़ी का जन्म होता है। हालांकि कई बार पौधों की शाखाओं का रोपण करके भी नए पौधों का निर्माण होता है। जनन की विधियाँ। पौधों में पाए जाने वाले जनन जो है निम्नलिखित 2 प्रकार से बांटा जा सकता है इसको, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग मतलब कि जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे जो है बीजों के द्वारा ही होते हैं। अलैंगिक जनन। क्या आपने कभी गन्ना, आलू तथा अदरक आदि को खेतों में बोते हुए देखा है? इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जो है जमीन में लगाया जाता है, और ये पौधे जो है अलैंगिक जनन करते हैं। और जनन की इस विधि में नए पौधों को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन भी निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला है मुकुलन के द्वारा, दूसरा है खंडन, तीसरा है बीजाणु निर्माण के द्वारा, और चौथा है वर्धी प्रजनन। तो मुकुलन क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं पाव रोटी या ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का जो उपयोग होता है वो क्या है? यीस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक, यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी एक कोशिका है, छोटा सा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बना, यही मुकुलन कहलाता है। फिर यहाँ पे दूसरा बर्ड डेवलप होते होते अलग होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से वो अलग भी नहीं हो पा रहा है ईस्ट से, एक पेरेंट सेल से। इसके बावजूद दूसरा जो है एक यीस्ट सेल तैयार होने लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, 1 बना, 2 बना, 3 बना है, इस तरीके से। ये क्या है? मुकुलन कहलाता है। ठीक, यीस्ट को क्या है माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये कुछ ही घंटों में वृद्धि करके मुकुलन मतलब कि जनन करने लगते हैं। यीस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है, जिसे मुकुलन या कली कहते हैं। मुकुल जो होता है धीरे धीरे वृद्धि करके अपने मातृ मतलब कि जनक या पेरेंट कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका बन जाता है। मुकुलन की यह क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल जो होते हैं अपनी जनक कोशिका से बिना अलग हुए ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको चित्र में मैंने दिखाई दिया था। दूसरा है खंडन। खंडन, आपने तालाबों या जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए देखा होगा। ये शैवाल होते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं, जिसे हम खंडन कहते हैं। प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है। स्पाइरोगाइरा तथा यूलेथ्रिक्स आदि शैवाल जो है इस विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। यहाँ पे स्पाइरोगाइरा जो कि एक शैवाल है, एल्गी है, उसमें खंडन दिखलाया गया है। तीसरा है बीजाणु निर्माण। आपने अचार या भीगी हुई डबल रोटी में जो है लगे हुए सफ़ेद रंग के फफूंद को देखा है? इसमें जो होती है छोटी छोटी एकदम महीन धागे की सी रचनाएं होती हैं, जिन्हें कि कवक तंतु कहा जाता है। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे जो होते हैं फूल जाते हैं, जिसमें अनेक छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, जिसे कि बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में मतलब कि भोजन या पानी की उपलब्धता में जो है भी जीवित रह पाते हैं, उनकी कमी में भी। लेकिन जैसे ही ये परिस्थिति फेवरेबल होती है, उपयुक्त होती है, ये बीजाणु क्या करते हैं, हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवक या फफूंद का निर्माण कर लेते हैं। शैवाल, मांस या फर्न आदि में भी बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। ये राइजोपस में फफूंद जो है उसमें बीजाणुओं के द्वारा जनन दर्शाया गया है। चौथा है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन। जब पौधों के वर्धी भाग
जैसे कि जड़ हो गया, तना या पत्ती से किसी नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं, जैसे कि शकरकंद, डहेलिया, सतावर की जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उनमें से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार आलू, अदरक, गन्ने के पौधे में भी वर्धी प्रजनन तनी के द्वारा होता है। कुछ पौधों की पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। अजूबा और बिगोनिया में पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इनके पत्तियों के किनारे परिकलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। वर्धी प्रजनन से उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं तथा इनके गुणों को बनाए रखते हैं। अधिक पैदावार तथा उपयोगी पौधों के गुणों को बनाए रखने के लिए वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। कृत्रिम विधियों से भी पौधों में वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। आरोपण, दाब कलम लगाना और कलम लगाना कृत्रिम विधियां हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है अजूबा की पत्ती आप देख सकते हैं और कुछ कलम भी हैं जिनके द्वारा वर्धी प्रजनन कराया जाता है। अब एक एक्टिविटी है, उसको कर लेते हैं। मनी प्लांट की टहनी से 20 से 30 सेंटीमीटर का कलम बना लें। इस कलम को जल से भरे पारदर्शी बोतल में डालकर छोड़ दें और प्रतिदिन प्रेक्षण करें कि उसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है। उसकी गांठों पर जो है सफ़ेद तंतु जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, ये जड़ है। साथ ही पत्तियां विकसित होने लगती हैं और पौधे में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। दूसरा क्रियाकलाप चलिए देखते हैं। एक आलू लेकर 2 या 3 टुकड़े में काट लें। ध्यान रखना ये है कि उसकी पर्व संधियाँ, जैसे कि आँखें बोला जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में, वो क्षतिग्रस्त ना होने पाए। अब इन टुकड़ों को मिट्टी में दबा दें और नियमित रूप से पानी डालते रहें। 8 से 10 दिनों के बाद मिट्टी हटाकर उन टुकड़ों को निकालें और प्रेक्षण करें। इनमें आए हुए परिवर्तन के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह हल्दी, अदरक, गन्ना आदि के पौधे को भी उगाया जा सकता है और अपने नज़दीक के किसी किसान से गन्ने की खेती के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है, जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। आप यह भी जानते हैं कि पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। अधिकांश पौधों में जो पुंकेसर होता है वो नर जननांग तथा स्त्री केसर मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं और ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है, जैसे कि गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि। इनमें क्या होगा, नर और मादा जनन अंग जो है एक ही फूल में पाए जाएंगे। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। इन्हें एकलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा आदि। ठीक है, यहाँ पे एक सामान्य पौधे का प्रारूप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पुष्प वृंत है, बाह्य दल, फिर अंडाशय, पुंकेसर, वर्तिका और दल। ठीक है, ये वर्तिकाग्र। ठीक, आप किसी भी पुष्प की सामान्य संरचना में ये संरचनाएं देख सकते हैं। एक सामान्य पुष्प के जो है निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। यहाँ पे चित्र में आपको सारे भाग दिख जाएंगे: बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, बाह्य दल जो होता है ये सामान्य तौर पर हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। कली की अवस्था में यह पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। दल जो होते हैं, दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। प्रायः ये रंगीन होते हैं और विभिन्न पौधों के पुष्पों में दलों की संख्या और रंग जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, जैसे कि गुड़हल में लाल, कनेर में पीला, गुलाब में गुलाबी, चमेली में सफ़ेद आदि। रंगीन होने के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित करते हैं और विभिन्न पौधों के दलों में पुष्पों में दलों की संख्या भी अलग अलग होती है, जैसे कि गुड़हल में 5 होती है और सरसों में 4 दल पाए जाते हैं। पुंकेसर जो होता है, पुष्प के भीतरी धागे जो तंतु जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं वो होते हैं पुंकेसर। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे होते हैं, इन्हें परागकण कहते हैं। और ये जो होते हैं परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर निकल आते हैं और ये परागकण हवा, पानी की पतंगों या अन्य जंतुओं के द्वारा पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्त्री केसर नेक्स्ट जो पार्ट है, यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग जो होता है वो अंडाशय,
अंडाशय से जो लगी हुई नली जैसी संरचना होती है वो वर्तिका, और वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई जो रचना होती है उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। अब प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं। इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। पुष्प के सभी भाग एक समान आसन पर टिके होते हैं, जिसे कि पुष्पासन कहते हैं। परागण आपने तितलियों तथा मधुमक्खियों को फूलों के आसपास मंडराते हुए जरूर देखा होगा। दरअसल यह मकरंद शहद के लिए फूलों पर बैठती हैं, तो फूलों के परागकण इनके पैरों तथा पंखों में चिपक जाते हैं और इस प्रकार की पतंगे पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं। परागणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकण जो होते हैं उनका परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाती है परागण, और ये क्रिया जो होगी वायु, जल तथा जंतुओं के द्वारा संपन्न होती है। जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया जो कहलाती है वो स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया जो होती है वो कहलाती है पर परागण। ठीक है। परागकणों का अंकुरण तथा निषेचन, चलिए इसको देख लेते हैं। परागण वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, जिसमें नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है। इस प्रकार नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग करते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है, जिसे कि भ्रूण का विकास होता है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मनन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनता है और अंडाशय विकसित होकर फल बनता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं, जैसे कि आम, सेब, संतरा, अमरूद, नींबू, टमाटर आदि। कुछ जो होते हैं वो शुष्क होते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट आदि। अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों एवं फलों में संचित करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। बीजों का प्रकीर्णन, आपने देखा होगा कि एक ही प्रकार के पौधे विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न भागों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं के द्वारा होता है। यदि कभी आप खेत या झुरमुट मतलब कि झाड़ झंखाड़ के पास से होकर के गुजरेंगे तो देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे बीज जो होते हैं वो कपड़े में चिपक जाते हैं। ये बीज प्रकीर्णन के लिए विशेष प्रकार की रचना जैसे कि कांटेनुमा, रोम युक्त, चिपकने योग्य में रूपांतरित हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी पौधे के सभी बीज अगर एक ही स्थान पर गिरकर उग जाएंगे तो क्या होगा। दरअसल एक ही जगह उगे नए पौधों के बीच स्थान तथा भोजन के लिए संघर्ष होगा। संभवतः उनमें से कोई पौधा स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होगा। पेड़ पौधे इन्हीं संघर्षों को कम करने के लिए बीजों और फलों का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन करने हेतु विभिन्न प्रकार के बीजों की संरचना आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रकृति में फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। चिलबिल तथा द्विफल, जिसे कि मेपल भी कहा जाता है, जैसे पौधों में पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज तथा मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त बीज जो फल होते हैं हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के बीज चिड़ियों के द्वारा दूर दूर तक पहुंचते हैं। पक्षी फलों को खाते हैं, बीज पच नहीं पाते हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। ये बीज जो होते हैं उग करके नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। आपने पीपल के पेड़ को दीवारों पर उगते हुए देखा होगा। कुछ पौधे जैसे कि नारियल आदि फलों के आवरण जो होते हैं रेशेदार होते हैं, तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। कुछ बीज जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कि कंटकी जो कांटेदार बीज है, इसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाता है और दूर दूर तक पहुंच जाता है, जैसे कि यूरेना और जेंथियम। कुछ पौधों के फल जैसे कि मटर और अरंड के जो फल होते हैं झटके के साथ फटते हैं, जिससे उनके अंदर में जो बीज होता है वह प्रकीर्णित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपने जनक पादप से दूर जा कर के गिरते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा फ्रेंड्स। सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक तथा लैंगिक। अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। अलैंगिक जनन में
लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब कि जाइगोट का निर्माण होगा। नर युग्मक परागणों के अंदर तथा मादा युग्मक जो होता है बीजांड में पाए जाते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो होता है वो परागण कहलाता है। और परागण भी दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण वायु, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर तथा मादा युग्मक का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं के द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने के में भी सहायक होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।